नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव। इस लेक्चर में हम लोग परमाणु संरचना तथा रसायन विज्ञान की कुछ परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान कितनी शाखाएं हैं, उसके बाद परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, आप सभी को पहले से ही बताया गया होगा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य या पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधियां एवं उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधियां एवं उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की चार प्रमुख शाखाएं हैं: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और विश्लेष रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये चार प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो ढेर सारी शाखाएं होती हैं, परंतु ये चार प्रमुख शाखाएं हैं। तो कौन कौन शाखा हो गया? अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और विश्लेष रसायन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बन को छोड़ करके शेष सभी तत्वों के यौगिकों तथा कार्बन के वे यौगिक जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं आदि का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम कहते हैं रसायन, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है? अकार्बनिक रसायन ऐसा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़ करके शेष सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करते हैं तथा कार्बन के वे यौगिक जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होती है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन था उसके यौगिकों यानी खनिज को छोड़ करके, कार्बन था उसके यौगिकों यानी खनिज को छोड़ करके आदि का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, खनिजों को छोड़ करके आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के उन नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा अभिक्रिया प्रभावित होती है, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के उन नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होती है, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत किया आता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले नियमों, सिद्धांतों आदि का अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अगला है विश्लेष रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की शुद्धता, संगठन, प्रविशतता, अशुद्धियों की मात्रा आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विश्लेष रसायन कहते हैं। विश्लेष रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की शुद्धता, द्रव्य का संगठन, द्रव्य में अशुद्धियों की मात्रा आदि का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विश्लेष रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला है, दो चीज़ें हैं, एक होता है अणु और एक होता है परमाणु। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो पहले देखते हैं अणु क्या है। जो द्रव्य स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जो द्रव्य स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः भाग नहीं लेता, वैसे भाग लेता है लेकिन सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम बोलते हैं अणु। अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु की खोज अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने किया। अणु की खोज अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिकों ने किया। अगला है परमाणु।
जो द्रव्य रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो द्रव्य रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमाणु। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। पहले बता दिया गया परमाणु क्या है, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अणु और परमाणु। अगला है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह माना जा रहा था कि परमाणु को द्रव्य, यानी कि परमाणु द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है। 19वीं शताब्दी तक यह माना जा रहा था कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में आधुनिक खोजों से ये ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं ही अन्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि परमाणु अन्य सूक्ष्मतम कणों से, परमाणु स्वयं अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम बोलते हैं उप परमाणविक कण या मूल कण। जिन्हें हम बोलते हैं उप परमाणविक कण या मूल कण, यानी कि परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है। अब ये मूल कण क्या होते हैं? द्रव्य के वे अति सूक्ष्म कण जिनसे मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। द्रव्य के वे अति सूक्ष्म कण जिनसे मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है, उन्हें हम मूल कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अस्थायित्व के आधार पर मूल कणों को दो भागों में बांटा गया है। अस्थायित्व के आधार पर मूल कणों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण क्या होते हैं? वे मूल कण जो परमाणु में सदैव पाए जाते हैं, वह जिनका परमाणु के अंदर और बाहर अस्तित्व होता है। वे मूल कण जो परमाणु में सदैव पाए जाते हैं, वह जिनका परमाणु के अंदर या बाहर अस्तित्व होता है, उन्हें हम अस्थायी मूल कण कहते हैं। वे मूल कण जो परमाणु में सदैव पाए जाते हैं तथा जिनका परमाणु के अंदर और बाहर अस्तित्व होता है, उन्हें हम अस्थायी मूल कण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि ये परमाणु के तीन क्या हैं? अस्थायी मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के तीन अस्थायी मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के तीन अस्थायी मूल कण हैं। जबकि अस्थायी मूल कण वे मूल कण जिनका परमाणु के अंदर व बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, उन्हें अस्थायी मूल कण कहते हैं। वे मूल कण जिनका परमाणु के अंदर व बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, उन्हें हम अस्थायी मूल कण कहते हैं। अस्थायी मूल कण क्या क्या होते हैं? जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसान आदि। वे मूल कण जिनका परमाणु के अंदर क्षणिक अस्तित्व होता है, उन्हें हम अस्थायी मूल कण कहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसान आदि। अब ये एंटी कण क्या होते हैं? एंटी कण उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम एंटी कण कहते हैं। जैसे एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। एंटी कण वे होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क के आने पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। एंटी कण वे होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम एंटी कण कहते हैं। एंटी कण सभी गुणों में एक जैसे होते हैं। एंटी कण सभी गुणों में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका कोई एक लक्षण विपरीत होता है। एंटी कण सभी गुणों में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका कोई एक लक्षण विपरीत होता है, तभी तो इसे हम एंटी कहते हैं। यानी कि इनका कोई एक लक्षण विपरीत होता है, उसे हम एंटी कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एंटी कण हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एंटी कण हैं, ये एक दूसरे के एंटी कण हैं। इनके द्रव्यमान और आवेश की मात्रा समान है। इनके आवेश और द्रव्यमान की मात्रा क्या है? समान है, लेकिन इसके आवेश की प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। आवेश की मात्रा और द्रव्यमान दोनों समान हैं। आवेश की मात्रा और द्रव्यमान दोनों क्या है? समान है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के, परंतु उनके आवेश की प्रकृति क्या है? विपरीत है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एंटी कण कहते हैं। अब कुछ मूल कण हैं, इनके संकेत क्या होते हैं, इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, इनकी मात्रा क्या है,
इनका प्रकृति कैसी होती है और इनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संकेत कहीं भी अगर स्मॉल ई लिखा है या -1 ई नॉट लिखा है तो उसे समझ लीजिए कि क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल ही रहेगा या -1 ई नॉट रहेगा तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी ये संकेत है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, किलोग्राम में होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम में कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जबकि ग्राम में कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, ये द्रव्यमान है। इसकी मात्रा कितनी, आवेश की मात्रा होती, इसकी आवेश की मात्रा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये आवेश की मात्रा है। अब ये ऋण आवेशित होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ग्राम में रहेगा तो -28 हो जाएगा। इसकी आवेश की मात्रा होता है -1.6 इंटू 10⁻19 ग्राम 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रकृति इसकी कैसी होती है, ये ऋण आवेशित होते हैं। इसकी खोज किया था जे थॉमसन ने। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन का प्रतीक होता है स्मॉल p या P1 या कहीं कहीं P+ भी लिखा जाता है, P या P1 या P+। इसका द्रव्यमान होता है लगभग 1.675 इंटू 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। इसका आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये आवेश की मात्रा है। और आवेश की प्रकृति कैसी होती है, ये धन आवेशित होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये प्रकृति है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को p से और इलेक्ट्रॉन को e से। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से करते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, सेम होता है। 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में रहेगा तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अब इसकी मात्रा चूंकि उदासीन होता है, इसकी प्रकृति उदासीन है। और इसकी खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। ये हमारे क्या है, प्रमुख मूल कण होते हैं। कौन कौन से मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे अस्थायी मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में पाए जाते हैं। और यही क्या होते हैं, परमाणु का भार भी होता है। परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके आगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू।